गुड मॉर्निंग सभी लोग को, कैसे हैं? ठीक है। तो आज आप लोग को लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 9th चैप्टर 1 का। हम लोग थे पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। अब हम लोग को इसमें जो है पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में, गैस से ठोस में ये परिवर्तन होता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी कि देखिए पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में मिलता है। देखिए पानी जो है तीनों अवस्था में मिलता है। देखें पानी को तीनों अवस्था में, ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। आप लोग बताइए तो कहाँ मिलता है, कैसे? देखें ठोस पानी, बताइए तो ठोस कहाँ देखे हैं? बर्फ। हाँ बर्फ, बहुत बढ़िया। अब गैस कहाँ देखे हैं? हाँ भाप वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें मिलता है। यानी कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। यानी कि ठोस जो है बर्फ है, द्रव है, पानी और गैसीय अवस्था में वाष्प है। यहाँ से ही देख के बोल रहे थे आप लोग, हम समझ रहे थे। यानी कि तीनों अवस्था में पाए जाते हैं कौन? पानी। तीनों अवस्था में पाए जाते हैं पानी। यानी पानी हम अगर देखेंगे तो ठोस कब मिलता है? ठोस जो होता है आपको कब मिलता है? ठोस जो है बर्फ रहता है, द्रव जो होता है पानी हो गया, गैस जो हो गया वाष्प हो गया। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तन हो जाती है। अरे इसी को गर्म करेंगे बर्फ में, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। अगर गर्म करेंगे ऐसी बर्फ को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? पानी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पानी जो है भाप बन जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पदार्थ को भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित माने चेंज करेंगे, 2 प्रकार के। कब? कौन कौन? देखिए एक तापमान में परिवर्तन करेंगे और एक गलनांक में परिवर्तन करेंगे ना। नहीं, देखिए तापमान में परिवर्तन पहले समझिए। तापमान आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर हीट कैसे थर्मामीटर लगाया हुआ है, नीचे से क्या है? बर्नर है, जल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? गलनांक। क्या होता है गलनांक? गलनांक पहले समझेंगे। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। बात को समझिएगा बढ़िया ध्यान से। यानी गलनांक किसको कहेंगे? तो गलनांक उसको कहते हैं जिस तापमान पर, यानी कि जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है। ठोस पिघल करके क्या बनता है? द्रव बनता है। यानी ठोस पिघलता है, जैसे बर्फ है ना, बर्फ पिघल करके द्रव पानी जैसा बन जाता है। वही बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जैसे कि छोड़ देते हैं अभी बर्फ को, अगर छोड़ देंगे ऐसे ही हवा में तो क्या हो जाता है? पानी पिघल जाता है। तो हम लोग कहते हैं गल गया। अरे नहीं बोलते हैं कि गल गया जी, ये गलल का मत दिया हो बर्फिया हो, हमरा बनिकवा दिया हो बर्फिया, माने हवा लग जाता है ना तो गल जाता है बर्फवा। तो आप लोग कहते हैं ना कि नहीं ये बढ़िया रखवा, हम 8 न दो थी तू इतना कंजूसी करवा, हमारे बनिकवा बर्फ हो जा। अब 8 न चलता नहीं है, अब कहता है 1 रुपया, 1 रुपया से 2 रुपया। अब 2 रुपया कम नहीं मिलता होगा काजन ना, 3 रुपया में, और 3 रुपया मिलने लगा। तो अब वो गलनांक हो गया। देखो कह रहा है कि जिस तापमान पर, माने कि वायुमंडलीय दाब पर, ये वायुमंडलीय दाब है, अभी कुछ बर्नर और कुछ आग वगैरह हथकार है नहीं, बर्फ को माने कुछ जलाते हैं नहीं, तो वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन पर। वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना तो पिघल जाएगा। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। यानी कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन आता है? 273 केल्विन। कितना बोलेंगे? हाँ अगर कोई पूछेगा कि 273 केल्विन बराबर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। आप आगे समझ में ना याद करना बाबू, कहाँ ध्यान है? यहाँ सामने देखो, यहाँ
जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के लिए बावजूद, क्योंकि संकलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। ये जो है, जब बर्फ पिघलती है ना, तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, तापमान नहीं बढ़ेगा, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ेगा। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, माने हीट देने के बावजूद, कि संकलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देता है। अच्छा, संकलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है भाई, उसके बारे में। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा नहीं होती है। यहाँ देखो, अरे ए बड़ी तुम लोग बदमाश है, सुनो। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, क्या लेंगे, 1 किलोग्राम ठोस ले लेंगे, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की, जो द्रव में बदलेगा वो जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसी को संकलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माने 1 किलोग्राम ठोस जो लेंगे और वायुमंडलीय दाब पर जितने गलेगा, क्या होगा, गलेगा, और उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम बोलते हैं संकलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, संकलन की गुप्त ऊष्मा। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक समझिए। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 373 केल्विन होता है। यानी क्वथनांक क्या बोलेंगे, क्वथनांक की परिभाषा ये हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, द्रव माने खौलने लगेगा, खौलने लगेगा कि मारे नहीं उबलता है, उबलने लगता है, तो इसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको क्वथनांक कहलाता है। और गलनांक जो पिघल गया था, देखे थे ना, अब उबलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक। क्या बोलेंगे उसको, और क्वथनांक कहलाता है। और इसका जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कितना होता है, समझ में आ रहा है ना, 373 केल्विन पर आपको जल उबलने लगेगा। क्या करेगा, जल उबलने लगेगा। यानी कि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 273 बराबर, अभी तुरंत पढ़े थे क्या, 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता था। यानी कि 0 डिग्री और 100 डिग्री यानी 373 केल्विन बराबर में देखो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 100 डिग्री से आ गया ना, यानी कि जो जल है उबलने लगेगा। तो इसको बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे उसको, मुझ पर देखो, यहाँ देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, बोल देंगे कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय पर दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक कोई पूछेगा, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी कि कोई पूछेगा जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन बोल देना है। और तो ऐसे बोल देना है कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 373 हुआ केल्विन, और सेल्सियस में नहीं हुआ ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसको बोलेंगे, अब वाष्पीकरण होता है, पहले तो गलनांक हुआ, पहले गलनांक हुआ, पानी जो है वायुमंडलीय दाब पर और बर्फ जो पिघल गया उसको बोलेंगे गलनांक। अब क्वथनांक क्या होगा, 373 केल्विन पर उबलने लगा तो उसको बोलेंगे क्या, क्वथनांक। अब है यहाँ देखो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अब वाष्प बनकर भाप बनकर उड़ेगा ना। तो बोला है, क्या बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम क्या ले रहा है, 1 किलोग्राम द्रव ले रहा था, उस टाइम क्या ले रहा था, ठोस ले रहा था। अब ठोस लेने के बाद अब द्रव ले रहा है, 1 किलोग्राम द्रव लेने के बाद क्वथनांक पर
क्वथनांक मतलब कि क्वथनांक पर 373 केल्विन पर ना बदलने के जितनी ऊष्मीय ऊर्जा माने हीट जितने ही लगाएंगे उसी को आवश्यकता होता है, उसी को वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे अभी आग लगाते हैं तभी ना ऊष्मा प्राप्त होता है जी, जितने बढ़ाते हैं आग को उतने ही वाष्पिक में बदलते जाता है, यानी कि उसको ऊष्मीय गुप्त ऊष्मा कहेंगे। उसको जितना हीट देंगे ना उसको गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। बोला है ना कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, माने कि द्रव को किस में बदलने के लिए, को किस में बदलेंगे? वाष्प में। द्रव को किस में बदलेंगे? वाष्प में। उसको बदलने के लिए माने 1 किलोग्राम जितना होगा ना, 1 किलोग्राम द्रव उसको वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगा उसी को गुप्त ऊष्मीय क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मीय, उसको वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मीय कहता है, उस गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माने 1 किलोग्राम, बात समझो, 1 किलोग्राम द्रव लेने में जो उसको मतलब वाष्पीकरण करने में जो मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसी को वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी देखिए अब क्या है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में वृद्धि नहीं होता है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब बदलेंगे नहीं, उसको बदलता नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। पानी को आकर्षण बल को क्या करता है? बोले ना है कि जल में जो है आकर्षण बल होता है, कण में सभी ठोस हो द्रव हो गैस में सभी कण में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। जब पानी जो पकड़ के रखता है अपने कण को तो क्या करता है, जब हीट देते हैं तो उसको आकर्षण बल को क्या करता है? तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है, इसीलिए भाप बन के उड़ने लगता है। देखो बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है, अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कण में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। किस में? यानी हीट जो 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं उसमें। अब देखिए तापमान में परिवर्तन में से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। ठोस अवस्था को हम द्रव में भी चेंज करेंगे और द्रव अवस्था को गैस में भी चेंज करेंगे। अभी तुरंत देखे ना जी कैसे, देखिए ठोस अवस्था को अगर के ऊष्मा देंगे, ऊष्मा माने कि हीट देंगे, कहाँ देना जी? दिखा रहा तुमको? हाँ दिख रहा है, बड़ा लकी गजब है। उधर से कैसे दिखेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि दिख रहा होगा, वहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख गया इसको। ऐसे ऐसे की चटाई करके बढ़िया से बैठ जाओ, ठीक। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को, अरे तापमान में परिवर्तन करेंगे, तापमान मैंने समझते हो ना, तापमान में परिवर्तन से, अरे तापमान में परिवर्तन यदि करेंगे तो आपको अवस्था को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था था, द्रव अवस्था किए, ठोस से द्रव अवस्था। द्रव अवस्था कैसे होगा? ठोस से द्रव में हो जाएगा? नहीं ना होगा, हो जाएगा। हाँ, उसको ऊष्मा करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा ठोस को किस में? द्रव में। और द्रव को जब ऊष्मा करेंगे, उसमें हीट देंगे द्रव को, जैसे जल हो गया, जल को उसमें आग पर चढ़ाएंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। यानी कि हम तापमान में परिवर्तन किए, यानी कि पहले शीतल मान लो, ठोस था उसको ऊष्मा किए द्रव में, द्रव से गैस में किए। लेकिन गैस को अब क्या करेंगे? गैस को अभी ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? शीतलता करेंगे, तो आपको द्रव में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? अरे गैस देखे हो ना, गैस जैसे ऑक्सीजन चाहे और कुछ है, तो उसको जहां शीतल एकदम ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। जैसे में आप लोग देखे होंगे गैस सबको घर है, जब आपको छोड़ते हैं टंकी के ऊपर देखे होंगे, आपको पानी की तरफ बाहरी आ जाता है। देखे हैं? नहीं देखे हो गैस? अरे गैस के टंकी पर बाहरी पानी जैसा आ जाता होगा। अरे देखे नहीं है गैस को?
तो शीतलता और ठंडा करेंगे तब द्रव अवस्था में, और द्रव को ठंडा करेंगे, द्रव को ठंडा करेंगे यानी कि पानी को ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? अरे पानी को एकदम पूरा ठंडा कर देते हैं क्या बन जाता है? देखो ठोस यानी कि बर्फ बन जाता है। देखे हो ना ठोस, यानी हम तापमान में परिवर्तन करेंगे तो ठोस से हम द्रव में भी परिवर्तन करेंगे और द्रव से गैस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। गैस को अगर ठंडा करेंगे तो द्रव में भी परिवर्तन होगा, और द्रव को तापमान में यानी कि शीतलता करेंगे तो फिर क्या परिवर्तन हो जाएगा? ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। अब चलिए 25 डिग्री सेल्सियस जल, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो जल कहलाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ हो जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, और जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा तो आपको जल मिलेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ हो जाएगा तहाँ बर्फ हो जाएगा। अभी भी ठंडा अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो बर्फ हम लोग भी हो जाएंगे, अभी ठंडा नहीं है ना। 100 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। अब ऊर्ध्वापातन क्या होता है? पहले ऊर्ध्वापातन समझते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऊर्ध्वापातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस हो जाता है। नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं ध्यान सुन रहा है, नहीं पढ़ेगा तो मारेंगे। देखो अभी देखो गैस, देखो ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है? अभी देखो ठोस से द्रव में हुआ था, द्रव को तब गैस में हुआ था, लेकिन ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन करेंगे। आप ठोस से डायरेक्ट किस में करेंगे? गैस में। देखो क्या है ऊर्ध्वापातन क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण जैसे में दिया है थोड़ा सा कपूर, कपूर देखो कपूर ना, कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए, चीनी को प्याली में डालिए, चीनी की प्याली पर कीप के उल्टा करके रखिए। देखो यहाँ रखा है उल्टा करके ना, कीप के सिर पर कोई रुई की डॉट लगा दीजिए, रुई लगा देना है, ठीक है ना। देखो रुई का डॉट लगाया हुआ है ना। वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया ठोस अमोनियम क्लोराइड पहले ठोस था, यहाँ पर देखो हीट दिया, गर्म किया ना। अब यहाँ से समझ जाएंगे, गर्म किया। देखो तो ये क्या हो रहा है? देखो थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके, यानी कि ठोस है वो, अमोनियम क्लोराइड क्या है? पहले ठोस है, करके चीनी की प्याली में डालिए। ये देखो प्याली था, इसमें डालना है, और चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके, कीप, अरे वैसे कीप नहीं होता है, तेलवा वालों भरते हैं वैसा कीप है, करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई के डॉट लगा दीजिए, डॉट लगा देना, ऊपर बंद कर देना। धीरे धीरे गर्म कीजिए। देखो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। हम देखेंगे कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से, पहले ठोस था, इसमें गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैस में बदल गया। ठोस से सीधा था, किस में बदल गया? गैस में। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ को वाष्प संघनित होते हैं। हाँ, तो अब हम समझ गए कि ठोस से हम, यानी कि ठोस से हम सीधे गैस में परिवर्तन करेंगे, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ देखो ऊर्ध्वापातन है ना। कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस, अरे जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, माने ठोस था पहले, द्रव में चेंज नहीं हुआ, बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस हो जाता है। किस में हो जाता है? गैस में होता है। उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वापातन। अब लिखना होगा तो समझ में आया ना। ठोस से किस में परिवर्तित होगा? देखो कहाँ सूत्र है का जी, ठोस से सीधे किस में परिवर्तन करेंगे? गैस में। किस में? तो उसको क्या कहेंगे प्रक्रिया को? ऊर्ध्वापातन। ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, सीधे किस में हुआ? गैस में। तो उसी को प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वापातन। जैसे मैं अभी अमोनियम क्लोराइड और एक क्या को उदाहरण दिया था? कपूर का उदाहरण दिया था, जो कि ऊष्मा देने के बाद ठोस था कपूर
और सीधे वाष्प में बन गया, माने कि वाष्प में होने के क्या बन गया, गैस में बन गया। जब गैस में बन गया तो इसी को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। अब देखिए दाब परिवर्तन, ये तो हीट किए, उष्मा दिए, अब है कि दाब में परिवर्तन। दाब परिवर्तन पर प्रभाव क्या हुआ, यदि हम तापमान घटाने पर, यदि तापमान को घटाएंगे पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, देखो गैस, अब देखो गैस को संपीड़ित करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी, यानी कि द्रव में बदल जाएगा। गैस से सुनो, पहले गैस था, अरे देखो यदि हम तापमान घटाने पर, तापमान को क्या किए, घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर, सिलेंडर में गैस था, लेकर उसे संपीड़ित करें। संपीड़ित करें मतलब क्या करना है, तापमान को घटाएं तो संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। यानी कि दाब बढ़ाना प्लस ताप घटाना तो गैस को द्रव में बदलना कहलाता है। गैस से किस में, द्रव में बदलें, क्या करके देखिए अभी इसमें, अरे यानी देखो यहाँ ये देखिए पिस्टन है, ये ना पिस्टन से है, इस सिलेंडर है, इस सिलेंडर है, क्या है ये सिलेंडर है, समझ में आ रहा है ना। आप पिस्टन से इसको दबा रहे हैं, दाबे ना दे रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आप देखिए दबाने के बाद क्या होता है, इस जो दबा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, दबा रहे हैं, अब दबाने पर क्या होता है, आप लोग को गैस भरते हुए देखे हैं, पूरा इस पर से उसमें पलट देते हैं, तो दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं, जब दाब लगाते हैं तो संपीड़ित होता है। कैसे, देखिए यहाँ ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं, माने सड़ जाता है, नजदीक आ जाता है ना जी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड माने ड्राई आइस, माने ड्राई सूखा है ना जी, को वापस गैसीय माने कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, देखो पहले था गैस, क्या था, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसको द्रव में नहीं बदलेंगे, उसको द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे किस में बदल जाएगा, घटाकर एटमॉस्फेयर तक कर सकता है। यानी कि शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों के तीनों अवस्थाओं को अंतरा रूपांतर इस प्रकार होता है। क्या होता है, जैसे देखिए, हाला मत करो जी, देखो यहाँ एरो के निशान समझिएगा, ये द्रव था पहले, क्या था ये द्रव, को एरो को निशानी दे दो, ऐसे हुआ, द्रव से वाष्पीकरण किए, वाष्पीकरण किए तो क्या बन गया, गैस बन गया। गैस को ऊर्ध्वापातन किए, ऊर्ध्वापातन में समझते हैं ना, ऊर्ध्वापातन किए तो क्या बन गया, ठोस। गैस से सीधा ठोस में हुआ है परिवर्तित, बात समझ रहे ना। और ठोस से सीधा संकलन किए तो क्या बन गया, द्रव बन गया। और वैसे नहीं समझ में आता तो द्रव से देखिएगा, द्रव को जमना माने द्रव को जमना ठोस कहलाता है। अरे नहीं समझ में आ रहा ना, कोई नहीं समझेगा अभी। द्रव को जमाएंगे तो क्या बनेगा, ठोस। द्रव को वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। अरे नहीं समझेगा एक को। अच्छा बात को समझिए, यहाँ ठोस को लिया, द्रव को हम समझाए ना, द्रव को यदि जमाएंगे, द्रव को जमाएंगे तो क्या बनेगा, ठोस। अरे समझ में आया। अब वही द्रव को वाष्पीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। अब देखो ठोस को संकलन करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। और ठोस को ऊर्ध्वापातन करेंगे, गैस। यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संकलन कहते हैं। द्रव को वाष्पीकरण करेंगे, गैस माने द्रव से गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे समझ में ना। अब गैस से सुनो जी, मारेंगे ना प्राण निकाल देंगे, बताते रहे। गैस को ऊर्ध्वापातन माने गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होगा, ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। गैस से
सीधे द्रव में परिवर्तित होगा, संघनन कहलाएगा। आगे समझ में ना। अब है वाष्पीकरण क्या होता है। देखो वाष्पीकरण, देखो यहाँ यही वाला था ना, यहाँ एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी यह बोलो कि द्रव से गैस में परिवर्तित, देखो देखो यहाँ एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ, देखो द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा अब देखो इसी प्रकार है, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले, अरे अल्लाह बड़ा दिक्कत बा, देखना जी। ओ ये फोन आया था तब है ना, दिमाग खराब कर देता है, फोनों करता है ऐसा ना। टाइम कितना हुआ देखिए था। अब हमको पढ़ाना भी है, इंग्लिश भी। अरे हाँ नहीं, ये लास्ट ये वाला भर पढ़ेंगे तब है ना, पॉइंट ऑफ पढ़ेंगे तब है ना। ये वाला बंद करेंगे तो ये वाला इतना ही तक, ये वाला ये इतना नहीं, अब उतना ही तक हो गया ना जी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। देखिए सतही क्षेत्रफल हुआ, तापमान में वृद्धि हो गया, एक आर्द्रता हो गया। अब सतही क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। देखो जैसे कि सतही क्षेत्रफल में, एक देखो लोटा में पानी लो, एक उदाहरण ले लो, एक लोटा में पानी ले लिए, क्या में अब 1 लीटर पानी है, मान लो 1 लीटर पानी, एक लोटा माने को 1 लीटर पानी है, 1 लीटर मान लो को बोतल में है, आप खुला छोड़ दीजिए। आप 1 लीटर पानी बढ़ का गमला में लीजिए, इतना बड़ा में, तब पानी बताइए कौन जल्दी उड़ेगा, कौन सूखेगा, बोतल वाला ना, गमला वाला। यानी क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल बढ़ गया तो उड़ने लगा। तो यही कह रहा है देखो कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, यानी कि वाष्प जल्दी बढ़ जाएगा। अरे लेटरवा में था तो जल्दी उड़ेगा नहीं वो, लेकिन यही ऐसे कर देंगे तो उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल अगर बोतल में रखेंगे तो जल्दी नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। और वही वाला पेट्रोल अगर थाली में रख दो तो कौन जल्दी उड़ेगा, थाली वाला। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हो गया, उसका में भी बढ़ गया, वाष्पीकरण की दर बढ़ गया। यहाँ तक समझ में आया। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए एक जगह मान लो कि एक जगह सुनो, देखो हीट दो, मान लो को एक जगह हीट कम करना है एगो पर, आ एगो पर ज़्यादा करना है, तो कौन ना पनिया जल्दी उड़ेगा, जहाँ ज़्यादा होगा। यानी गतिज ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा ऊष्मा होगा वह ज़्यादा गतिज ऊर्जा लगेगा, इसलिए वो जल्दी उड़ेगा वो। तो यही कह रहा है कि देखो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ कण में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। हवा में आर्द्रता हो, नमी हो, जैसे एक जगह गर्मी वाला हवा मार रहा है और एक जगह आर्द्रता वाला मार रहा है, माने ठंडा वाला मार रहा है, तो कौन बताओ कि वाष्पीकरण की दर घटेगा कि बढ़ेगा। देखो वाष्पीकरण की दर घटेगा, जहाँ ठंडा हुआ उसको घटेगा, वाष्पीकरण कम होगा। और जहाँ ज़्यादा धूप जैसे गर्मी जैसा होगा उसमें बढ़ेगा, कम हो जाएगा। ये तो हो गया ना। देखो अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा वो, और जहाँ हीट होगा तहाँ बढ़ जाएगा। कल से जो है
यहाँ तक ही पढ़ाते हैं अब ज़्यादा लोग। थैंक यू, इतना ही अभी का क्लास में, और फिर आगे नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार। आज के क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहाँ से अब नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज सुनील सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज जैसे कि मैं बता दूं, आज लेक्चर नंबर 5 है, जो हम लोगों ने 4 तक लेक्चर को कर चुका हूं, और जो छात्र यदि लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखे होंगे वो सुनील सर क्लासेस पर अपलोड है, उस पर वहां पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9th में जो है आपको बारीकी से पढ़ना होगा, तभी 10th में समझ में आएगा, 11th में समझ में आएगा। इसलिए इस सबसे टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बनेंगे और जितने लेक्चर होंगे वो बारीकी से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप उसको देखना ना भूलें। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब चलते हैं अपना टॉपिक जो है कि वाष्पीकरण। यहाँ तक बता दिया गया था, देखिए कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है, वाष्पीकरण कैसे होता है। वाष्पीकरण करने का कुछ बता चुके थे, लिखा हो सतही क्षेत्रफल, यानी सतही क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। कह रहा कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी सतही क्षेत्रफल जितने ही लंबा होगा वाष्पीकरण जल्दी होगा। जैसे में एक उदाहरण है कि एक गिलास में एक पानी ले लीजिए, और वही जो पानी जो है उतना ही पानी उतना ही आयतन का आपको लेना होगा, बड़े पात्र में ले लीजिएगा, तो आपको जितने ही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो पानी वाष्पीकरण बहुत जल्दी होगा। यानी कि सतही क्षेत्रफल पर आपको यदि बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, और यदि घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगा। तापमान में वृद्धि, यदि तापमान में वृद्धि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और कोई 80 डिग्री सेल्सियस पर है, तो तापमान में वृद्धि होगा। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई उबाला जाए तो तुरंत वाष्पीकरण हो जाएगा, वही 40 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो धीरे धीरे होगा। तो यही है कि तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा। आर्द्रता यानी कि नमी, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी कि नमी होगा, आर्द्रता होगा, यानी कि तापमान कम हो गया, आर्द्रता नमी हो गया, तो यानी कि वो वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, यानी ज़्यादा आर्द्रता है कम वाष्पीकरण होगा। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी आप कहे होंगे कहीं पर आप कपड़ा धोते होंगे तो आप ऐसे ही धो करके आप किसी टांग दीजिए, यानी कि उसको फैला दीजिए और एक हवा में रख दीजिए। हवा में जैसे पंखा वगैरह अगर दे रहा है वहाँ पर हवा लगे, चाहे जोर से जहाँ हवा चल रहा है वहाँ पर टांग दीजिए, आपको महसूस तुरंत पता चल जाता होगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। जैसे ही हवा जोर से प्रेशर मारता है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि वायु गति, अगर वायु गति बढ़ जाती है यानी कि स्पीड अगर हो जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे और अच्छी तरह से। और अगला है कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण से भी शीतलता होती है। कैसे होती है देखिए बता रहे हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने
आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप लोग को समझ में आएगा कैसे होता है। उदाहरण में देखिए क्या है, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन आप लोग डाले होंगे, देखे होंगे, तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। एसीटोन हाथ पर रखेंगे तो वो वाष्पीकरण होकर के वो आपको उड़ जाएगा और हाथ में जो है ठंडा महसूस होने लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण से हाथ पर शीतलता महसूस, यानी कि ऊष्मा ले लेता है, वाष्प को ऊष्मा ले लेता है जो हमारा हाथ जो है, इसलिए हाथ पर शीतलता माने कि ठंडा महसूस होता है। फिर है देखिए आगे दूसरा है कि आप दूसरा उदाहरण में देखिए क्या है कि अवशोषित कैसे शीतलता प्राप्त होता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, बात सही है कि आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि सूती वस्त्र में आपको उतना गर्मी महसूस नहीं होता। काहे आखिर कपड़ा सूती को पहनना चाहिए, ये भी देखें, क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, गर्मी हम लोग शरीर को पसीना आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित कर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण देता है, यानी कि अवशोषण करने की क्षमता सूती कपड़ा में बहुत ज़्यादा होता है और वो जो होता है क्या, पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है। क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण जितने होगा उसको शीतलता होगा, ठंडा होगा, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। यानी कि हम समझ गए कि यानी कि हम लोग को गर्मी के दिनों में और हमारा शरीर जो है पसीना देता है, जब पसीना देता है तो वो सूती कपड़ा जो है अवशोषित कर लेता है और वायुमंडलीय के कारण जो है, वायुमंडलीय के दाब के कारण से क्या होता है, वो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण करने के कारण से हमारा जो है शीतलता महसूस होता है शरीर को। देखिए अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल से आसानी से वाष्पीकरण कर देता है, क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। फिर अगला है उदाहरण में कि गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। मैदान में देखे होंगे जहाँ पानी छिड़कते हैं, यह पानी मैदानों से ऊर्जा यानी गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। हाँ, वाष्पीकरण जैसे ही होगा उस जगह के एरिया जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेगा और ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, इसलिए हम लोग को ठंडा महसूस होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। यदि आता होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और यदि नए चैनल पर होंगे तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा समय समय पर मिलता रहे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 मार्क का पूछता है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं का नाम बताइए। कौन कौन अवस्था होती है, अभी जस्ट ऊपर बताएं। ठोस या द्रव में से किसका घनत्व अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए, इसको भी आपको अभी बताया गया है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये भी जवाब आपको मिला हुआ है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन इकाई में यह तापमान कितना होगा, ये भी बताया गया है। देखिए गैस दबाव क्यों डालती है, ये भी पता है। गैस को कैसे द्रवित किया जाता है, ये भी पता है। और नहीं पता होगा तो आपको उत्तर में अब उत्तर जो है बताया जा रहा है, उसको देख लीजिएगा। और 2 नंबर का भी प्रश्न है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, भौतिक और रासायनिक गुणों का आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ईथर और एसीटोन जैसे द्रव ठंडे स्थान पर रखे जाते हैं, क्यों। वाष्पन दर बढ़ने वाले 2 कारक बताइए। घरों में कौन सी गैस संपीड़ित रूप से सप्लाई की जाती है, अस्पतालों में कौन सी गैस लगाई जाती है, संपीड़ित अवस्था में इस्तेमाल होती है। फिर 3 मार्क्स के है, लोहे रबड़ बैंड और चौक के बीच आकर्षण बल को तुलना कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न आपको कराया जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, हथेली एसीटोन पर रखे हम महसूस होती है। पदार्थ के कणों को 3 अभिलक्षण लिखिए, प्रत्येक अभिलक्षण के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। उस अभिलक्षण का नाम लिखिए जो इस पर है।
तो आपको यहाँ से टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन इसका आंसर क्वेश्चन मैं भी सोल्व करा दूंगा, इसलिए इस वीडियो पर ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग को जो पहले नोट्स से बताया गया था, अब नोट्स से न बता करके अब आपको देखते हैं कि जो है एनसीईआरटी बुक में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, 300 केल्विन और 573 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, और निम्नलिखित तापमान को पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कैसे उसका अवस्था चेंज होगा कि नहीं होगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के द्वारा तापमान स्थिर क्यों रहता है, और वायुमंडल को गैस द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुलझाइए। तो क्वेश्चन यहाँ तक था, तो क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा ताकि सब क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब जो है हम लोग आगे एनसीईआरटी जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या जो पढ़े वही है सेम की क्या अलग आता है। कहाँ ध्यान है जी तुम लोग के? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण के बारे में आप लोग को बताएं। लिखा हुआ कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। ये प्रश्न बोल रहा है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए, यानी पदार्थ है ठोस अवस्था में, तो गैस में बदलने के लिए या द्रव में बदलने के लिए देना माने को ऊष्मा देना या दाब आवश्यक है। तो हाथ देना आवश्यक है। क्या कर रहा है जी? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है। हाँ, अभी हम लोग पढ़े थे पहले कि द्रव को सीधे हम किस में बदल सकते हैं, वाष्प में बदल सकते हैं। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद चलिए गीले कपड़े सूखे जाते हैं। अरे खुला छोड़ देते तो सूख जाते हैं कि नहीं गीला कपड़ा। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, यानी कि जल का वाष्पीकरण हो गया, तभी ना सूख गया कपड़ा। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पता है ना, कोई पूछेगा पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो क्या बताना है कि हाँ होते हैं ना, और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान रहेगा। क्वथनांक से क्या होगा, कब तापमान होगा, माने कि क्वथनांक मतलब डायरेक्ट उड़ेगा नहीं, गैस नहीं परिवर्तित होगा, कम तापमान रहेगा और द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है, एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रखनली में 5 ml जल ले, एक प्रखनली लेना। प्रखनली मतलब समझते हैं क्या होता है प्रखनली, प्रखनली समझती है, प्रखनली नहीं समझते हो। प्रखनली जो है इस पार से उस पार दिखने वाला, जैसे कि कांच का ग्लास वगैरह हो गया, प्रखनली जैसे प्रखनली है जो है उसको लेना है और उसमें 5 ml जल लेना है और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। कहाँ रखना है, खिड़की के पास या पंखा के पास, जैसे पंखा चल रहा है ना उसके पास रख देना है। इसके बाद खुली चीनी मिट्टी को प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दीजिए। एक खुली चीनी मिट्टी की प्याली में मिट्टी की प्याली, कप लेना है मिट्टी की वाला, मिट्टी वाला समझ रहे हो ना, उसमें 5 ml लेना है
और अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख देना है। उसको कहाँ रखना है? अंदर। और उसको कहाँ रखे थे? खिड़की के पास, अब पंखा के पास रखे थे ना। वो था क्या? प्रखनली था। खिड़की के पास देखो, एक प्रखनली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना था। और दूसरा था कि खुली चीनी मिट्टी को प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी में अंदर रखना है। कमरे का तापमान नोट करना है। कमरा का तापमान अभी कितना है उसको नोट करके लिख लेना है। ठीक है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण लगे समय या दिन को नोट करना है। इसके बाद देखेंगे कि वाष्पीकरण कौन हुआ, या खिड़की वाला हुआ कि अलमारी के अंदर रखे थे वो हुआ। ठीक है। आया जी? प्रिंस आया? कहाँ है? समय या दिन को भी नोट करना है। इसके बाद समय कितना हुआ कितना नोट कर लेना है उसको। ठीक है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण को लिखे। बारिश के दिन भी आपको इस क्रियाकलाप को करना है कि आखिर पानी रख रहे हैं तो बारिश के दिन में ज़्यादा सूख रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, कि आपको गर्मी के दिनों में हो रहा है, ये भी आप करना है। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव सतह का क्षेत्र वायु की चाल पर भी डिपेंड करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, यानी कि निम्नलिखित के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। क्या क्या कारण है? देखिए, कल ही बताए थे नोट में कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। देखो, सतही क्षेत्र मतलब कि सतही क्षेत्र पर डिपेंड करता है। यदि सतही क्षेत्र अगर बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे एक गीला कपड़ा है, धो और इसके बाद ऐसे टांग दो। आइए को धो, आइए को बढ़िया से ऐसे करके फैला करके टांग दो, कौन जल्दी सूखेगा? फैला दिए, यानी कि पहले इतना स्थान था, अब फैला दिए तो इतना स्थान हो गया, यानी कि सतही क्षेत्र बढ़ गया। सतही क्षेत्र क्या हो गया? बढ़ गया, तो वाष्पीकरण जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी कपड़ा सूखेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि सतही क्षेत्र पर डिपेंड करता है वाष्पीकरण की दर। यदि वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ाना होगा तो सतही क्षेत्र को बढ़ाना होगा। अगर सतही क्षेत्र अगर घट जाता है तो वाष्पीकरण की दर की क्या हो जाता है? घट जाएगी। ठीक है। फैला देते हैं। दूसरा है कि तापमान में वृद्धि। किस में वृद्धि? करें कि तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे अभी मान लो कि तापमान अभी ठंडा है, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? और वही 25 डिग्री सेल्सियस को अगर सुखाएंगे कपड़ा तो कौन जल्दी सूखेगा? 25 डिग्री सेल्सियस वाला में सूखेगा कि 10 डिग्री वाला सेल्सियस में जल्दी सूखेगा? यानी तापमान में वृद्धि हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हीट ज़्यादा हो गया, गर्मी उष्मा ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा उष्मा हुआ तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा, उसमें कण जो है, कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए कौन सूखेगा? जो ज़्यादा तापमान देंगे उसको ज़्यादा सूखेगा ना। वही लिखा हुआ है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने से अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर करें आर्द्रता में कमी, यानी कि नमी में कमी हो जाएगा। आर्द्रता में कमी मतलब कि नमी में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। माने वायु में जो हवा में विद्यमान जल वाष्प, माने जल वाष्प माने कि जल जो है वाष्प बनता है, मात्रा की आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल को कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वाष्पीकरण की दर घट जाएगा क्योंकि वो नमी हो जाएगा ना जी। उसमें वायु की गतिज वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होगा। अगर जोर से चल रहा है वायु, हवा जो है जोर से चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सूखता है कि नहीं? अरे कहीं जाना रहता है अक्का बक्का में धो दो कपड़वा के और जा करके अरे नहीं सूखे पर तो जाना पंखा चलत होता है टांग दा, करते हो कि नहीं? यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गया। उसमें देखो बोल रहा है ना, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के साथ में क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है।
जल वाष्प उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। यानी हम समझ गए कि यदि वायु में वृद्धि होगा, वायु में गतिज अगर वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं गतिज ऊर्जा को, तो हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो वायु की में वृद्धि, अगर गति में वृद्धि होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी कि जल वाष्प और वाष्पीकृत जल्दी हो जा रहा है ना। यानी कि बढ़ाने से वाष्पीकृत होगा और घटाने से कम होगा। अगला है टॉपिक वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। बताइए, वाष्पीकरण के साथ शीतलता कैसे होती है। अगर होता है वाष्पीकरण, तो आपको शीतलता, ठंडा माने कि ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है? कारण है, तुम लोग देखे होगा, इसमें पढ़ के बता दे रहे हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। देखो, खुले हुए बर्तन में, अरे खुला बर्तन छोड़ दिए, ढांक के नहीं, खुला बर्तन में ना द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यानी कि निरंतर वाष्पीकरण, अगर पानी आज रख दो लोटा में पानी रख दो तो अभी भी आप वाष्पीकृत होते जाएगा, यानी कि कम मात्रा होते जाएगा, माने कि वाष्प बन करके उड़ते जाता है खुला में। और उसी को बंद कर देते तो उड़ने पाता है? नहीं उड़ता है। जैसे देखिए क्या है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। पढ़ो ना, इधर समझो ना पहले ही, फिर बाद में जाके मुंह बना देने लगना। जब 10 क्लास में 11 क्लास में जाएगी ना तो यहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा है साइंस। पढ़ लो बढ़िया से अभी मन लगा के, ठीक है? पढ़ लो 1-2 साल, ठीक है? वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में समझा रहे हैं। किसके बारे में? जब वाष्प बनकर उड़ता है ना तो मुझे ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? देखो भाई, कह रहा है कि खुले हुए बर्तन में द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है, रखता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। जब जैसे ही उड़ता है ना वाष्प बन करके, तो ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। आसपास वाला में क्या करता है? ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। माने कह सकते हैं कि ऊर्जा अवशोषित करता है, मतलब कि खींचता है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। जब आप एसीटोन जानते हो, एसीटोन नहीं जानती है तुम लोग ना? अरे तुम लोग सब जानती है, इन लोग जाने या ना जाने, तुम लोग सब जानती है एसीटोन का बोलते हैं। अब बोलो, हम यहाँ देखो है लिखल यहाँ। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव, नहीं, अरे आल्ता वगैरह लगाती है तुम लोग, लगाते हो तो उस टाइम कैसा लगता है? नाखूनों पर लगाती है तो पॉलिश करती है, ऐसे तो ठंडा महसूस होता है क्या? नहीं होता है क्या रे? तुम लोग आल्ता लगाया है कभी जी? नहीं लगाया है? तुम लोग लगाई है रे? अरे नाखूनों पर लगाती है तो वो एसीटोन होता है, उस ठंडा महसूस होता है उस टाइम। देखी होगी आसपास के जो है ना, आसपास वाला जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। देखो यहाँ लिखा है, जब आप एसीटोन या नाखून के पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं, उसी को हथेलिया पर गिरा देते हो, तो क्या होता है? इसका कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। देखो आसपास के क्या कर लिया? ऊर्जा अवशोषित कर लिया, और वाष्पीकृत हो जाते हैं और उड़ जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। अरे देखो, हम लोग भी गर्मी के दिन में छतवा पर देखे हो, ऊपर पानी छिड़कते हैं। वो काहे ला भाई? ठंडा होने के लिए ना। ये ठंडा कैसे होगा भाई? तो वो देखो, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। अरे ठंडा बनाता है। शीतल मतलब कि ठंडा, शीतल नाम मत समझना, शीतल मतलब क्या? ठंडा। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो हाँ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? हाँ, इसका कारण है, टेरिकोटा नहीं पहनते हो जी, सूती सब खोजता है उस टाइम को, और सूती कपड़ा दिया कि हमें जलन होके लगे टेरिकोटन में, हो जल जाए हमारा शरीर। अरे दूसरा कपड़ा पहनते हो सूती के अलावा, तो देखते हो ना सब एकदम जलने टाइप को महसूस होता है। आखिर क्यों पहनना चाहिए? वो कारण है, देखो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। अरे पसीना आता है गर्मी के दिन में? तो हाँ, हम लोग को पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलती है।
जैसा लो, जैसा के बाद ये हाँ, जैसा कि हम उसके बाद उसको पढ़ाएंगे ना। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। हाँ, अब इतना ही पर से पहले समझो। अगर कोई पूछेगा कि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, तो सूती वस्त्र इसलिए पहनना चाहिए कि सूती वस्त्र में जो हमारा पसीना जब छूटता है, शरीर से पसीना छूटता है, तो हमारा सूती वस्त्र अवशोषित कर लेता है पसीना को। क्या कर लेता है? अवशोषित जब कर लेता है तो वायुमंडलीय के कारण से वो हमारा वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे वो आसपास के ऊर्जा जो है हमारा अवशोषित कर लेता है, जिसलिए हम लोग को ठंडा महसूस होता है। अरे ठंडा महसूस होगा, पसीना जो अवशोषित कर लेता है। और टेरिकॉटन में अवशोषित नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो आपको पसीना बहते जाएगा। देखे हो ना, तो वो अवशोषित नहीं कर पाता है उतना, इसलिए उसमें गर्मी महसूस होता है। और इसमें जो है क्या होता है कि हमारा जो है पसीना क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यानी कि गर्मी में हमारा सूती कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पसीना अवशोषित करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होता है तो वायुमंडलीय के कारण से वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत यानी होगा कि भाप बनकर उड़ेगा, तो वो अपना आसपास की जो है अपना ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, जिससे हम लोग को शीतलता महसूस होगा, यानी कि ठंडा महसूस होता है। अब देखो, इसको पहले समझाते हैं, इसके बाद ये बर्फीले पर आते हैं ना। देखो, इसको बाद में समझाते हैं। देखिए, इसको समझा लेते हैं। वैज्ञानिक जो हैं हाँ, यही वाला है, इसको समझते हैं पहले ना। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक अवस्था 5 4 देखो क्या क्या कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। या देखो क्या है, देखो तो। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 1 2 3 4। ये बोस जो है ना, यानी कंडेंसेंट की क्या है, नाम न था जी। अच्छा सुनिए, अब क्या क्या है। पहले प्लाज्मा के बारे में है। क्या के बारे में? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। अब आप समझ में आ रहा होगा क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। यानी इसको प्लाज्मा के नाम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर है। देखो, प्लाज्मा जो कहे ना, देखो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा माने कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्तेजित होते हैं, यानी बनता है। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। एक कण जो होता है क्या, प्लाज्मा जो कण होता है, आयनीकृत मतलब टूटता है, और गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी नाम है, और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। किसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होता है। नियॉन बल्ब के अंदर क्या होता है, नियॉन गैस होता है। गैस का नाम है नियॉन गैस। जैसे ऑक्सीजन है ना, वैसी है नियॉन गैस। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होता है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या होता है, हीलियम गैस होता है। या कोई अन्य गैस होती है, या दूसरा होता है
विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर, माने विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला माने चमकने लगता है, प्लाज्मा तैयार हो जाता है। वो जब देते हैं ना तो उसमें वही गैस जो है वही जो आयनित आवेशित हो करके चमकने लगेगा। कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है, सूर्य और चांद में देखे हो ना चमक होता, तारा में होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता, यानी कि उच्च तापमान देंगे तो हमारा प्लाज्मा तैयार होता है, यानी कि चमकता है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये देखिए है, ये नाम है इनका, इन्हीं का ना, देखो कह रहे हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। ये पांचवा अवस्था है, बहुत थक गए जी, बोलना पड़ता, तुम लोग को चलते एकदम महसूस हो रहा है एकदम थकावट का, एकदम बता रहे हैं। अब तुम लोग जो है कुछ सुन नहीं रहे हो, बड़ा दिक्कत है। ना वीडियो को लाइक करता है, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई शेयर करता है, और हमको मुआ एक तो ऐसी पतले जा रहे हैं ना जी, बोलते बोलते तुम लोग पतला कर देगा, तभी भी हमको जान नहीं छोड़ेगा। तुम लोग वीडियो देखते हो जी, वीडियो देखते हो, नहीं देखता है ना, देखना भी नहीं चाहिए ना, नहीं पढ़ना है, तुम लोग को नहीं पढ़ना है ना रे। हाँ, जो क्लास छोड़ता होगा उसको देख लेना ना जी, हैं। अभी बाद में कोई लेट आया तो वीडियो को कहाँ से पता चला, पता नहीं चलेगा। यानी देखो यहाँ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। पांचवा अवस्था में क्या था, उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। एक पांचवा अवस्था की भविष्यवाणी किया है। कौन सा अवस्था है, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, उसका नाम क्या हो गया, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम उनका रखा। बोस नाम है ये था, देखो सत्येंद्र नाथ बोस था ना, और वही नाम किए का पांचवा कहो क्या, देखो सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए क्या नाम धरा, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ना कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल उल्फागेंग केटरले और कार्ल ई बेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाह, पांचवा जो है आपको पांचवी अवस्था जो है इनको जो प्राप्त किए, खोज किए, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, और बाट 1,00,000 भाग, घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से देखो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। बाट रे बाट, ठंडा देखो कितना, समान तापमान से घनत्व के 1,00,000वें भाग, माने 1,00,000 भाग, माने अगर एक है तो 1/1,00,000 गैस को बहुत ही कम तापमान, बहुत कम तापमान कर दिया और ठंडा करने से ये तैयार होता है। जैसे ww इतना पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की ओर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वो उतना जा करके इतना लॉगिन करो, तब इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा कि आप कैसे कैसे हुआ है। ये करने से क्या जरूरी है हम लोग को है। तब पूछेगा कि पांचवी अवधारणा को कौन से किए थे, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ने खोज किया था ना। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर है देखो, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। ये बात है, देखो क्या हुआ रे, मारेंगे ना। देखो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह, बर्फीले जगह, अरे बर्फ बर्फ देखो ना, जल से भरे गिलास, उसमें भरते हैं गिलासवा पे, अरे बर्फ रखो ना उसी में गिलासवा में, तो रख दिए, बहुत बढ़िया। बाहरी सतह पर जल की बूंद आ गया नजर, रखी तो, अरे नजर आया
अरे बर्फा का टुकड़ा रखी तो गिलासवा के ऊपर पानी बूंद बना कि नहीं बना? बना जी? हाँ बन गया। गिलास में बंद अंदर रख दिए। अंदर रखने के बाद देखो बाहरी सतह पर देखो बूंद आया। हाँ बूंद आ गया होगा, देखे होंगे रे। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी, लगेगा ना? अरे बर्फ की बूंद नहीं नजर आने लगता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, यानी कि पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। वो कौन अवस्था में बदल जाता है? द्रव। पहले ठोस था, अब द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। अब क्वेश्चन तो हम बताइए किए हैं कि आप एक ही बार में हम सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। लिखा होगा गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म दिन में शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर देखो ना, कूलर क्यों करता है ठंडा? अच्छा वो भी जवाब मिलेगा। गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ये भी पता है तुमको क्यों होता है? ऐसा करेंगे। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? वो भी जवाब मिलेगा। कप की अपेक्षा प्लेट में हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? अच्छा बताओ, कप में एगो चाय पी रहा है और एगो पूरा प्याली में पी रहा है, तो कौन? अच्छा बताओ कौन जल्दी पिएगा? प्याली वाला कि कप वाला? अरे थाली वाला कि कप? कप मतलब प्याला तो वही होता है। मैंने एगो छोटा कप है एगो बड़ा कप है, तो कौन जल्दी पिएगा? बड़ा कप। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी होगा ना। हाँ ठीक। चलिए आपने क्या सीखा इसके बारे में अब पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं सभी बच्चे, आप लोग मन लगा कर पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी तक वीडियो में बने हैं, देख रहे हैं कि एकदम पूरा एकदम जोर शोर से शेयर कर रहे हैं हमारे अथी को, चैनल को ना जी। हाँ अभी लगे हैं आप लोग, हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या सीखे हम। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव क्या बनता है? बंदर है। कौन? बंदर बंदर बंदर। चलो आ जाओ, वीडियो में आ जाता है। देखो यहाँ क्या क्या सीखे जाए। द्रव सूक्ष्म कण से मिलकर बनता है। अरे बोले थे ना जी, कण से मिलकर, एकदम छोटा छोटा कण मिलकर के द्रव बनता है ना। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में विद्यमान होता है। अरे पढ़े ना जी, कौन कौन में होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, पढ़े थे ना। ठोस के कण में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। किस में होता है? गैस में। द्रव और गैस होता है, जो कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। यानी कि द्रव जो है द्रव में मध्यवर्ती होते हैं, बीच में होते हैं। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैस के लिए अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती होते हैं। ये भी टॉपिक आपको ध्यान देने योग्य है। ठोस के लिए उनके कणों की अव्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खलित हो सकती है। गैस में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से वितरित करते हैं। देखो अब सुनो, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। यानी पदार्थ की अवस्था हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तित ताप के द्वारा, दाब के द्वारा हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में अवस्था में आ जाता है। यानी ऊर्ध्वापातन अगर कोई पूछेगा तो किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन के होता है क्या कि जब ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण में होता है कि निक्षेपण प्रक्रिया में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। यानी गैस से सीधे ठोस में आ जाएगा तो उसको निक्षेपण कहेंगे।
क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से सीधे किस में चला जाएगा, कहाँ बोले थे, निक्षेपण पर गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होता है, इसको क्वथनांक कहते हैं। बड़ी मार मारेंगे, अभी तुरंत मारेंगे, सबको मारेंगे, बता दे रहे हैं, देख लेना तुम लोग। अभी पूछ रहे हैं कि निक्षेपण क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, नहीं बताएगा तो अभी तुरंत पीटेंगे तुम लोग को। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण कहलाता है उसे। जब द्रव से क्या होता है, गैस में जब होता है, वाष्प में बन जाता है, तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सही बात है। किस किस पर करता है, सतही क्षेत्रफल पर करता है, ये भी बताए थे। जिसका वायुमंडलीय के प्रति प्रत्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, जैसे कि घड़ा का पानी वगैरह पीते होंगे तो वाष्पीकरण, सूती कपड़ा के वस्त्र जो पहने थे उसके बारे में बताइए भी किए थे। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की हेतु प्रयोग होती है। वाष्पीकरण यानी कि अगर द्रव्यमान जैसे 1 किलो द्रव है, उसको वायुमंडलीय दाब पर छोड़ दिया जाए, द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस के उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है, यानी उसको बोलेंगे संगलन। जैसे बर्फ का टुकड़ा वगैरह जैसे होता है, वो गल जाता है, संगलन हो जाता है, अपने वास्तव में आ जाता है। फिर है कुछ मापने योग्य राशियां याद करना है आपको, ज्ञान चाहिए इसके लिए। क्या है, बोल रहा है कि कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई पूछेगा तापमान राशि है, लंबाई राशि है, सन्निहित राशि है, भार राशि है, आयतन राशि है, घनत्व राशि, दाब राशि है। इसी को पूछता है कि तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो केल्विन बताना है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। अब जिसको हम प्रतीक के से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, के से, यानी कि बड़ा के से लिखते हैं, कैपिटल के से। ठीक है। कोई पूछेगा कि लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, छोटा एम से लिखते हैं। ठीक है। सन्निहित का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। सन्निहित का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको केजी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं। भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल एन से लिखते हैं। आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है, घन मीटर होता है। आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है, घन मीटर, जिसे क्यूबिक मीटर यानी कि घन मीटर लिखते हैं। घनत्व का ऐसा मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो किलोग्राम प्रति घन मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, जिसको पी ऐसे लिखते हैं। आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यहाँ से ये चैप्टर जो है आपको ख़त्म होता है, क्लास 9th का जो चैप्टर 1। और चैप्टर का नाम क्या था आपको पता ही होगा, क्या नाम था पता है, क्या पता था बताइए। क्या, हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ जितने हैं, हम लोग आसपास जितने हैं वो पदार्थ है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे तो समझ में आया होगा। और जो खेल रहे होंगे बच्चे, वो खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन लगा के पढ़ेंगे वो बच्चा अवश्य अच्छा सक्सेस बनेगा, सफलता बनेगा। और ये इसी प्रकार से आप वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो इसका क्वेश्चन आंसर बाकी है, इसको मैं पूर्ण रूपेण से एक वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा, आप समझेंगे। ठीक है। और ये क्या है, इधर और कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं, ओ समूह हेतु क्रियाकलाप करके दिखाना था। तो आपको यहाँ से एक ही आपको क्वेश्चन आंसर, अब लास्ट में जो है एक वीडियो और बनेगा। तब तक आप यदि नए होंगे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।